किसी ने क्या खूब लिखा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। जी हां, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज की तारीख इतिहास के हौसले और समर्पण के लिए याद की जाएगी। इसरो की तैयारियां पूरी हैं। चंद्र विजय के बाद सूर्य विजय की भी बारी आ गई है। विश्व की नजरें आज फिर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा पर टिकी हैं, उस पल के इंतजार में जब भारत का पहला सूर्ययान, इसरो का गौरव आदित्य L1 अंतरिक्ष की गहराइयों में सूर्य के रहस्य की खोज पर निकलेगा। जी हां, तो ये विजय यात्रा शुरू होने वाली है और पूरी दुनिया को इसका इंतजार है। 2.5 घंटे के बाद आदित्य L1 सूर्य की महायात्रा आरंभ करेगा। 140 करोड़ देशवासियों की ऊर्जा और दुआओं के साथ लॉन्च होने वाला सूर्ययान भारत को ग्लोबल गुरु बनाने का मिशन पूरा करेगा। इस ऐतिहासिक दिन का गवाह TV9 भारतवर्ष भी बनेगा और अपनी इस मेगा कवरेज अब की बार सूर्य नमस्कार में हम आपको आदित्य L1 की लॉन्चिंग से जुड़ी पल पल की अपडेट देंगे। जी बिल्कुल, और एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। महज 10 दिन पहले पूरा विश्व उस पल का गवाह बना जब हिंदुस्तान ने चांद पर तिरंगा लहराया था, वो भी उस दक्षिणी ध्रुव पर जहां दुनिया का कोई देश 23 अगस्त से पहले तक नहीं पहुंचा था। लैंडिंग के 6 दिन बाद चंद्रयान ने चांद पर सल्फर और ऑक्सीजन होने के सबूत ढूंढकर दुनिया को चौंका दिया। अब 10 दिन के बाद भारत फिर इतिहास रचने के लिए तैयार है। इस बार इसरो के टारगेट पर सूरज है। इस मिशन में सूरज के कई अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। 3, 2, 1, 0। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर हिंदुस्तान पर टिकी। दुनिया टकटकी लगाए बैठी है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा पर, यहाँ मौजूद इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर पर, क्योंकि यहीं से भारत एक बार फिर इतिहास रचने का सफर शुरू करने वाला है। इसी जगह से भारत का आदित्य L1 मिशन कुछ घंटे बाद लॉन्च होगा। लॉन्च से जुड़ी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जमीन पर सीना तान कर खड़ा, आकाश को छूता ये वही PSLV C-57 रॉकेट है जो आज 11:50 पर आदित्य L1 को लेकर उड़ेगा। PSLV C-57 रॉकेट की ऊंचाई 44.4 मीटर है, जबकि इसका वजन 320 टन है। उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद PSLV C-57 रॉकेट आदित्य L1 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा, जहां भारत के पहले सूर्ययान की यात्रा शुरू होगी। आदित्य L1 का लक्ष्य सूर्य के पहले पार्किंग पॉइंट माने जाने वाले लैग्रेंजियन पॉइंट 1 तक पहुंचना है, जो पृथ्वी के तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर। भारत के सूर्ययान को यहां पहुंचने में 4 महीने का वक्त लगेगा। L1 पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य सूर्य का अध्याय शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से। जी हाँ, तो आज का दिन बहुत ही बड़ा है और आज एक और नया कीर्तिमान भारत रचने वाला है। आज फिर इसरो पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाला है मिशन आदित्य L1। 2 घंटे 50 मिनट के बाद इसरो की नई उड़ान। सुबह 11:50 पर सूर्ययान की लॉन्चिंग होगी। सतीश धवन सेंटर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और आदित्य L1 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन, जी हां, PSLV एक्सेल रॉकेट से लॉन्च होगा आदित्य, और सूर्य को समझने के लिए यह पहला मिशन है जो सूर्य की स्टडी करेगा, उसके सतह की स्टडी करेगा। जी और इससे जुड़ी अगली बड़ी खबर आपको जल्दी से दे देते हैं। 16 दिन तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा आदित्य। जरूरी गति मिलने के बाद ट्रेजेक्टरी बदलेगी उसकी और पृथ्वी की कक्षा के बाद 110 दिनों का ये पूरा सफर तय होगा। तो आज इस बड़ी
खबर पर हमारी नजर है, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तमाम मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में डॉक्टर मनीष पुरोहित, पूर्व इसरो वैज्ञानिक, जुड़े हुए हैं। साथ ही मिला मित्रा हैं, जो कि वैज्ञानिक हैं, सह संस्थापक SEGM एंड स्पेस की। आलोक सिंह झा हमारे साथ हैं, जो कि प्रोफेसर हैं एस्ट्रोफिजिक्स JNU, और डॉक्टर राम प्रसाद प्रजापति, प्रोफेसर एस्ट्रोफिजिक्स JNU। और इसके साथ ही हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए, पीयूष पांडे इस वक्त श्रीहरिकोटा में मौजूद हैं। सबसे पहले पीयूष के पास ही चलते हैं, पहली तस्वीर, पहले अपडेट के लिए। उसके बाद वापस स्टूडियो लौटेंगे और अपने मेहमानों से बात करेंगे। मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ में जुड़े हुए हैं। लेकिन पीयूष, आज सुबह क्या दिखा आपको और अभी क्या तैयारियां हैं? क्योंकि अब तो एकदम फाइनल मोमेंट है और अब से थोड़ी देर बाद इस ऐतिहासिक मिशन की शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल रवि, ये बिल्कुल अनोखी सुबह है। मैं एक शाम वो भी देख चुका हूं जब चंद्रयान 3 का सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी, और आज वो सुबह है जब 11:50 पर सूर्य की ओर इसरो अपने कदम बढ़ाएगा। आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मैं पब्लिक गैलरी में गया था। वहां बड़ी तादाद में भीड़ है, बड़े तादाद में बच्चे लोग देखने के लिए आए हैं कि आदित्य L1 मिशन जो सूर्य की ओर जाना है वो किस तरह से लॉन्च किया जाएगा। लोगों में बड़ा उत्साह है, हमने उनसे बातचीत भी की है, और अहम बात ये है कि अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और इसके बाद आदित्य L1 लॉन्च कर दिया जाएगा, जो पृथ्वी की कक्षा में जो चंद्रयान 3 जिस तरह से रॉकेट छोड़ा गया था, उसके बाद उसने जिस तरह से बाकी उपकरणों को पृथ्वी की कक्षा पर छोड़ दिया था, उसी तरह से जो रॉकेट PSLV C57 छोड़ा जाएगा वो पृथ्वी की कक्षा तक आदित्य L1 को छोड़ेगा, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जो हॉलो ऑर्बिट है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, वहाँ तक हमारे जो सैटेलाइट है वहाँ पर स्थापित हो जाएगी, और उसके बाद 5 साल 2 महीने के लिए ये पूरा मिशन चलाया जाएगा, जिसमें अध्ययन होंगे, ख़ास तौर पर सूर्य में जो धमाके होते हैं, जो तूफान आते हैं, और उसके अलावा सूर्य की जो प्रभामंडल है उसका। तो कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा मिशन इसलिए भी है क्योंकि हमारी बहुत सी सैटेलाइट। पीयूष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। लगातार आपके जरिए हम जान रहे हैं कि साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं इस पूरे मिशन के बारे में, तैयारियां कैसी है। वहीं हमारे दूसरे सहयोगी मोहित भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। मोहित, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत चांद तक पहुंचा, अब पहुंचने की तैयारी है सूर्य के ठीक पास, यानी सूर्य को नमन करने के लिए अब आदित्य L1 आज जाएगा। किस तरीके का जोश दिख रहा है भारतवासियों में? साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं इस पूरे मिशन के बारे में? क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए, साइंस अपनी जगह अपना काम कर रही है, लेकिन जो देश के लोगों की भावनाएं हैं वो कैसे जुड़ी हुई हैं इस तरह के जो भी मिशन हो, मिशन चंद्रयान की बात करें और अब आदित्य मिशन की बात करें। आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। चंडीगढ़ में विजयी भव यज्ञ चल रहा है, जो कि जब तक ये मिशन लॉन्च नहीं होता तब तक ये यज्ञ जारी रहेगा। पीछे आपको भारत के झंडे शान के साथ लगे हुए दिखाई देंगे। हमारे साथ विनोद जी हैं, जो कि आयोजक हैं इस यज्ञ के। विनोद जी, क्या सोच है आप लोग की? साइंस अपना काम कर रही है, आपको लगता है इस हवन से और इन चीज़ों से कुछ मैटर करेगा? आप लोग झंडे हाथ में लेकर विजयी भव यज्ञ कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ये जो है आपने देखा होगा कि चंद्रयान 3 जो है वो हमारा सफल हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में ये जो है कि हम सूर्य पे जो हमारे साइंटिस्टों की इतनी मेहनत है, जो हमारे उसमें हम अपनी ओर से एक प्रयास कर रहे हैं कि हम तो साक्षात सूर्य को देवता मानते हैं, तो उसके लिए हमने एक विजय भव हवन ये रखा हुआ है कि जो हमारा ये इतनी मेहनत है, साइंटिस्टों ने इतनी मेहनत की है और हमारी सरकार की जो मेहनत है उसके लिए हम भी कहीं ना कहीं छोटा बहुत साइंस के साथ आप दुआएं जोड़ रहे हैं अपनी। हाँ बिल्कुल जी, जैसे कि आप अगर देखते हैं कि कोई अगर बीमार हो जाता है तो उसके लिए डॉक्टर अपनी ओर से पूरा इलाज करता है, लेकिन फिर भी बोला जाता है कि आप अपने किसी भी इष्ट को मानते हैं तो उसको प्रार्थना कीजिए। तो हमारा भी यही है कि हम एक अपनी ओर से सामूहिक पूरे चंडीगढ़ वासियों की ओर से ये प्रार्थना जो है वो जारी है, और ये तब तक जारी रहेगी जब तक ये मिशन जो है ये अपनी मतलब कि विजय, जब तक मिशन लॉन्च नहीं होता यज्ञ जारी रहेगा। ये अपनी विजय के लिए जब ये मिशन लॉन्च नहीं हो जाता तब तक ये जो हवन है ये सभी मतलब गौरी शंकर सेवा दल, गौशाला सेक्टर 45 और पूरे ट्राई सिटी वासियों की ओर से ये सामूहिक हवन। जब तक मिशन कंप्लीट नहीं होता यज्ञ जारी रहेगा। आप देखिए लगातार
लगातार आहुतियां डाली जा रही हैं और जब तक श्रीहरिकोटा से मिशन लॉन्च नहीं हो जाता सफलतापूर्वक, तब तक ये यज्ञ जारी रहेगा। तो अपनी अपनी भावनाएं हैं जो लोग दिखा रहे हैं देश के प्रति, और जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं उनके प्रति अपनी भावनाएं दिखा रहे हैं, और दुआओं का दौर लगातार जारी है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। और देखिए जिस तरह से प्रार्थनाएं इस वक्त चल रही हैं, ये हमने पिछली बार भी देखा था और ये प्रार्थनाएं सफल हुई थी। तो पूरी दुनिया को उस पल का इंतजार है जब भारत का PSLV रॉकेट आदित्य L1 को लेकर उड़ान भरेगा, जिसमें अब कुछ ही देर बाकी है। हम आदित्य L1 के सफर का पूरा रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, आपको दिखाते हैं कि जिससे आप ये समझ पाए, आपको ये पता चले कि आदित्य अपने लक्ष्य तक कब और कैसे पहुंचेगा, उसके रास्ते में कौन कौन से पड़ाव होंगे जिन्हें भारत के सूर्ययान को पार करना होगा। ग्राफिक्स के माध्यम से हम अपने स्टूडियो में ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद ये PSLV C-57 रॉकेट का मॉडल है जो आपको नजर आ रहा होगा, और जिसे हमारी ग्राफिक्स टीम ने TV9 भारतवर्ष के दर्शकों के लिए खास तौर पे तैयार किया है। PSLV रॉकेट की ऊंचाई 44.4 मीटर और चौड़ाई 2.8 मीटर है, जबकि इसका वजन 320 टन है। आज 11:50 पर PSLV श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा, और ये छलांग बहुत ऊंची है, ये उड़ान बहुत ऊंची है भारत की। जी हाँ, और इसीलिए न सिर्फ देश की बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस मिशन पर टिकी हुई है। श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग के कुछ देर बाद PSLV रॉकेट आदित्य L1 को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर देगा, यानी स्टैब्लिश कर देगा। इसके बाद आदित्य एक एक पृथ्वी की क्लासेस को पार करेगा। पृथ्वी की दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी, और फिर ऐसे ही 5वीं कक्षा से होते हुए आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर L1 पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेगा, जहां पर आदित्य L1 को जाना है। और साथ ही आपको यह भी जल्दी से बता देते हैं कि आगे क्या होगा। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे आदित्य L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। कुछ जरूरी बातें हैं वो भी जान लीजिए। दरअसल पृथ्वी से सूर्य की दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की, और वहीं भारत का आदित्य सूर्ययान जहां ठहरेगा उस L1 पॉइंट की पृथ्वी से दूरी 15 लाख किलोमीटर की है। इस पूरे मिशन में आदित्य L1 को 4 महीने का वक्त लगेगा, जिसे 125 दिन के तौर पर आप समझ सकते हैं। अब आपको आदित्य के सफर के अगले पड़ाव पर हम लेकर चलते हैं, उसके बारे में बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पृथ्वी की कक्षा से बाहर आने के बाद आदित्य L1 पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेगा, और इसके बाद सूर्ययान का क्रूज फेज शुरू हो जाएगा। क्रूज फेज में आदित्य की रफ्तार बढ़ाई जाएगी, यानी स्पीड बढ़ाई जा सकती है, जिससे वो तेजी से L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट की तरफ बढ़ता रहेगा। एक लंबा सफर तय करने के बाद आदित्य हेलो ऑर्बिट के पास पहुंचेगा, जिसके बाद उसकी L1 पॉइंट की कक्षा में एंट्री हो जाएगी। एंट्री के बाद आदित्य यहां पर स्थापित हो जाएगा। कुछ देर बाद कक्षा में रहकर सूरज का वो अध्ययन शुरू करेगा। तो यह है पूरी जानकारी इस मिशन से जुड़ी। तो जैसा कि अंजलि ने बताया कि किस तरीके से और किन किन पड़ावों से होकर गुजरेगा ये मिशन, और देखिए सूरज पर 24 घंटे रहेगी आदित्य की नजर, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हर मिनट एक तस्वीर भेजेगा आदित्य। इसरो को एक दिन में 1440 तस्वीरें भेजेगा आदित्य, और इस तरीके से सूरज के बारे में अहम जानकारियां आदित्य भेजेगा इन तस्वीरों के माध्यम से। तो बिल्कुल ये एक ऐसी कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति है भारत के लिए जहां पर भारत ने अपने आप को पूरी दुनिया के स्पेस मैप पे स्टैब्लिश किया है। हम चाहेंगे मनीष जी, जो कि आप वैज्ञानिक हैं, आपसे बेहतर कौन समझाएगा, हम चाहेंगे जरा हमारे इस मॉडल के पास हमारे साथ आइए। मैं समझना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप आसान शब्दों में समझाएं कि ये पूरा प्रोजेक्शन होगा कैसे। ये जो PSLV है जिसके माध्यम से आदित्य L1 को स्पेस तक ले जाना है, ये पूरा प्रोसेस होगा कैसे, पहले मोमेंट से लेकर आखिरी मोमेंट तक क्या होने वाला है? ओके, देखिए अपना है PSLV एक्सेल मतलब एक्स्ट्रा पावरफुल लॉन्च व्हीकल जो है। तो यहाँ पर ये जो हमें दिख रहे हैं ना, इनको कहते हैं सॉलिड बूस्टर मोटर्स। तो ऐसी 6 सॉलिड बूस्टर मोटर्स लगी हुई है आज जो लॉन्च व्हीकल जाना उसके अंदर। फिर ये होती है फर्स्ट स्टेज, देन सेकंड स्टेज। ये लोअर पार्ट में जो आप बता, हाँ ये फर्स्ट स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज जो है इसके अंदर भी सॉलिड प्रोपेलेंट होता है, ठोस, और ये भी ठोस होते हैं, तभी तो सॉलिड बूस्टर मोटर कहते हैं, सॉलिड बूस्टर इंजन भी कह सकते हैं। ये होते हैं 6।
इसके अलावा एक यहाँ पर छुप रहा है, एक छोटा सा होता है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ ये मान लीजिए जी, ये जो है ये इंजन नहीं है, ये करेगा इसकी थ्रस्ट को कंट्रोल, मतलब जब रॉकेट जा रहा है तो उसके डायरेक्शन को एडजस्ट करने के लिए ठीक है, इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा केमिकल भरे हुए हैं जो कि इसकी थ्रस्ट कंट्रोल करेंगे। मतलब जब ये यहाँ देखिए, ये जब जाता है तो पीछे दिखता है ना, ये जो फायरिंग हो रही है, तो उस फायरिंग से जब ये निकलता है तो उस फायरिंग को एडजस्ट करते हैं, इस नोजल की इस फायरिंग को एडजस्ट करते हैं जिससे कि हम इसके डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकें, इसके डायरेक्शन को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट, तो फिर और ये सब कुछ फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है। तो इसमें क्या होगा ना, पहले 2 बूस्टर फायर होंगे, थोड़ी देर बाद 2 बूस्टर और फायर करेंगे, फिर 25 सेकंड बाद 6 के 6 बूस्टर फायर हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेज फायर हो गई, सारे बूस्टर फायर हो गए, ये लिफ्ट ऑफ हो जाएगा। लिफ्ट ऑफ जब ये हो जाएगा मतलब फिर वो बोलते हैं ना अनाउंसमेंट होता है। मैं रोक रहा हूं, ये जो बूस्टर्स फायर होंगे 6, ये लिफ्ट ऑफ के लिए है या किसी खास डिस्टेंस तक ले जाने के लिए? लिफ्ट ऑफ के लिए हमें ग्रेविटी जो है उसको हरा के उठना है। ठीक है, ये तकरीबन 3,40,000 किलो का पूरा रहता है, तो हमें उसको हरा के उठना है, अपना तकरीबन 1500 किलो का। बेसिकली आसान शब्दों में कहें टेक ऑफ। हाँ, ये टेक ऑफ लिफ्ट ऑफ है। फिर एक अनाउंसमेंट होता है लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। तो लिफ्ट ऑफ नॉर्मल मतलब हम जैसा चाहते थे वैसा लिफ्ट ऑफ हुआ। ठीक, राइट। फिर जब इसका पूरा जो पार्ट है इसमें आई थिंक 139 टन यानी 1,39,000 किलो इसके अंदर प्रोपेलेंट है। जब वो खत्म होने लगेगा तो यहाँ पे थोड़ा जूम करिए, इस पे ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब ये खत्म होने लगेगा तो ये फायर होंगे, यहाँ पे भी अगर ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये फायर होंगे क्योंकि हमें इसको सेपरेट करना है। तो ये सेपरेट करने के लिए इनको फायर किया जाएगा, तो ये वाली स्टेज अलग रह जाएगी, सेकंड स्टेज आ जाएगी। सेकंड स्टेज में हमारे पास है लिक्विड, ये था सॉलिड, इसमें है लिक्विड। तो लिक्विड वाली स्टेज फायर होगी तो वो होगी स्टेज 2 का इग्निशन। फिर वो ऐसे लिखा हुआ है PS2 इग्नाइटेड। ये सॉलिड लिक्विड हम जो कह रहे हैं बेसिकली फ्यूल है। तो लिक्विड फॉर्म में है फ्यूल यहाँ पर, जैसे मतलब अपना लिक्विड फ्यूल पेट्रोल जैसे ना, वैसे तो यहाँ का जो प्रोपेलेंट है वो लिक्विड फॉर्म में है। जब ये स्टेज खत्म होने लगेगी तो यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर हमें छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे ना, ये इस वाली स्टेज को नीचे धक्का देंगे, इस वाली स्टेज को ऊपर उठाएंगे जिससे कि फिर से सेपरेशन हो जाए। फिर हम फिर से आएंगे, ये वाला पार्ट है, ये फिर से सॉलिड है, ये होगी स्टेज 3। और फिर स्टेज 3, अब जब हम इस स्टेज में होते हैं ना तो ये पार्ट खुल जाता है, इसको कहते हैं पेलोड फेयरिंग। थर्ड स्टेज पे पहुंचने के बाद वो ये पार्ट खुल जाता है। ये क्यों खुल जाता है? क्योंकि तब तक हम इतना ऊपर आ जाते हैं कि अपना एटमॉस्फेयर हमने क्रॉस कर दिया। तो लगभग कितना ऊपर? एटमॉस्फेयर क्रॉस कर दिया अपने वातावरण से बाहर निकल गए, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकले बिना अगर इसको खोल दिया तो सैटेलाइट को झटके लगेंगे, गर्मी लगेगी। जब आप कहते हैं वातावरण तो आप क्या कह रहे हैं? आप ग्रेविटेशनल वातावरण कह रहे हैं या फिर जो हमारा ये अपना एटमॉस्फेयर है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की हीट से बचाने के लिए हमने पेलोड फेयरिंग लगा रखी है, इसको कहते हैं पेलोड फेयरिंग। तो ये सेपरेट हो जाती है, तो ये खुल जाता है। तो यहाँ पे आदित्य क्लियरली विजिबल होगा, आदित्य है और स्टेजेस हैं। जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाएगी तब आती है स्टेज 4। स्टेज 4 में इसरो ने क्या किया ना, एक नई कैपेबिलिटी बनाई है। हम स्टेज 4 जो है उसको अपने मन से चालू करके बंद कर सकते हैं। ये पूरा जो ड्यूरेशन है ये तकरीबन चलेगा 1 घंटा 3 मिनट। ये लिफ्ट ऑफ का जो पूरा प्रोसेस है, जब सैटेलाइट सेपरेट होगी तो 1 घंटा 3 मिनट कुछ सेकंड का है, तो एक सेकंड पे नजर रहेगी। वहां पे आपने देखा होगा मिशन कंट्रोल में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती हैं, कंटिन्यूअसली वो उसको नजर रखते हैं उस चीज पे। फिर जब हम 4th स्टेज में आएंगे तो 4th स्टेज के अंदर क्या होता है ना, एक होता है कॉस्टिंग फेज। हम एक बार 4th स्टेज को फायर करेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे, वो एक पर्टिकुलर स्पीड से चलता जाएगा और फिर वेल कैलकुलेटेड पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तो फिर 4th स्टेज को हम फिर से फायर करेंगे। फायरिंग कैसे होती है ना, वॉल्स होते हैं, जैसे ही वॉल्स खोलेंगे वो जो प्रोपेलेंट है जैसे ही वो मिक्स होते हैं वो जल जाते हैं, मतलब मिक्स होते ही जल जाते हैं। वहां से हम पहुंच जाएंगे हमारी डेजिग्नेटेड ऑर्बिट में। डेजिग्नेटेड ऑर्बिट जो होगी, तो अगर ये अर्थ है तो वो ऑर्बिट ऐसी होगी कि एक पॉइंट होगा तकरीबन 230 किलोमीटर दूर अर्थ से और दूसरा पॉइंट होगा तकरीबन 19,000 किलोमीटर दूर। तो एक ऐसी हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में आप अगर इसको एक लाइन में समझाना चाहें, 4th स्टेज के बाद उस ऑर्बिट में हम होंगे, पहुंच जाए और फिर 1 घंटा 3 मिनट कुछ सेकंड बाद आदित्य को वहां पे छोड़ दिया। जब हम कहते हैं 4th स्टेज तो ये सारे जो फ्यूल इंजन लगे इनके फायर होने के बाद सब खत्म हो गया। 4th स्टेज भी चौथा इंजन चल रहा था, चौथा इंजन वहां पे पहुंच जाएगा। आगे भी हम आपसे समझेंगे, आप अपनी जगह पे चले जाइए। तो जिस तरीके से इन्होंने विस्तार से समझाया, बहुत आसान शब्दों में समझाया कि आखिर ये पूरी की पूरी लॉन्चिंग शुरू कैसे होगी। अगली अपडेट के लिए चलते हैं अंजलि के पास। जी हाँ, TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में तमाम वो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझा रहे हैं इस मिशन के बारे में। देखिए, एक और बड़ा अपडेट है, आदित्य L1 की लॉन्चिंग से जुड़ी हुई खबर आ रही है कि हालात पूरी तरह से लॉन्चिंग के अनुकूल बताए जा रहे हैं। यानी कि पहले स्टडी की जाती है कि लॉन्च करने से पहले जो हालात हैं वो
अनुकूल है या नहीं। अपडेट ये मिल रही है, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि आदित्य L1 के हिसाब से ही स्थितियां हैं इस वक्त, हालात अनुकूल है लॉन्चिंग करने के लिए। थोड़ा वक्त और रह गया है जब आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। और देखिए, भारत एक बार फिर से दुनिया को हैरान करने के लिए तैयार है। भारत का सूर्ययान सूरज की हैरान कर देने वाला खोज करने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में आपको सूरज से जुड़ी कुछ खास और चौंका देने वाली जानकारियां हम देते हैं। अब तक हुए अध्ययनों से, यानी कि स्टडी से, ये पता चलता है कि सूर्य गैसों का एक धधकता गोला है। इसमें 71% हाइड्रोजन है, 27% हीलियम गैसें मौजूद हैं, जबकि 2% के करीब कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी दूसरी गैसें मौजूद हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि सूर्य हमारी गैलेक्सी में मौजूद सबसे बड़ा तारा है, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सूरज का व्यास पृथ्वी के मुकाबले 109 गुना बड़ा है, जबकि इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 3.3 लाख गुना ज्यादा है। नासा के मुताबिक सूरज की उम्र 4.5 बिलियन वर्ष बताई जाती है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य से हमारी पूरी गैलेक्सी को रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, लेकिन ये होता कैसे है? सूर्य के पास इतनी ऊर्जा, एनर्जी कैसे आती है? दरअसल सूर्य की ऊर्जा का जो सोर्स है उसमें होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि परमाणु संलयन है। इसी की वजह से सूरज में करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा होता है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन सूर्य के कोर, यानी कि बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। कोर को हम सूरज की ऊर्जा का केंद्र भी कह सकते हैं। नासा के अध्ययनों से यह पता चलता है कि सूर्य के कोर में तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस कोर में पैदा हुई ऊर्जा सूरज की ऊपरी परतों तक पहुंचती है। सूरज की परतों और कोर के बीच मौजूद ये रेडिएटिव जोन है। कोर से निकली ऊर्जा यहां पर पहुंचती है। इस रेडिएटिव जोन का तापमान तकरीबन 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो इससे पहले शायद आपको इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिली होगी जो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये सूर्य की फोटोस्फीयर परत है। फोटोस्फीयर ही हमें धरती से नजर आती है। सूरज के इस हिस्से का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो देखिए, इस तरीके की जानकारियां, और हमारे साथ प्रोफेसर भी मौजूद हैं जेएनयू के, जो कि शायद आपको अच्छे से समझा पाएंगे पूरी जानकारियों के बारे में। राम प्रसाद प्रजापति जी, जरा बताइए, अगर आसान और सरल भाषा में हम समझें आदित्य L1 मिशन को, तो आप क्या जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे? ये मिशन क्यों इतना जरूरी है? सूरज की स्टडी करना कितना जरूरी है? और आदित्य L1 के सामने जो चुनौतियां हैं वहां तक पहुंचने की, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। देखिए, अंतरिक्ष में जितने भी तारे हैं उसमें सबसे जो निकटतम तारा है हमारा, वो सूर्य है। और जैसा आपने बताया कि सूर्य में जो अनंत ऊर्जा है उसका उत्पत्ति का कारण न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और इसमें सूर्य की एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जो उसका सरफेस का टेम्परेचर है वो लगभग 6000 केल्विन होता है। पर वो जब हम उसके बाहरी वातावरण में आते हैं, जिसमें फोटोस्फीयर या क्रोमोस्फीयर का है, उसका तापमान लगभग 20 लाख डिग्री केल्विन हो जाता है। तो आदित्य L1 का एक जो महत्वपूर्ण लक्ष्य वो यही है कि ये सरफेस पर टेम्परेचर 6000 होने के बाद वातावरण में टेम्परेचर इतना कैसे बढ़ जाता है। हालांकि इसके पहले और रिसर्च हुई है जिसमें ये पता लगाया गया है कि सन से बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल है वो निकलते हैं, जो प्लाज्मा बनता है वो पार्टिकल जब आते हैं और वो पार्टिकल एक्सीलरेट होते हैं, तो जब वो त्वरित होते हैं तो उनकी ऊर्जा बढ़ती है। उस ऊर्जा के कारण जो है वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है। तो आदित्य L1 का हमारा लक्ष्य यही है कि बिना किसी बाध्यता के, बिना किसी इक्लिप्स के वहाँ पर वो सूर्य और पृथ्वी दोनों की स्थिति को एक साथ देख सकेगा। और जो जिसमें 7 पेलोड लगे, उनका अलग अलग काम है। वहाँ पर वो सोलर विंड, सोलर कोरोना की प्रॉपर्टी, उसमें मैग्नेटिक फील्ड और इंस्टीट्यू इंस्ट्रूमेंट से कुछ वहाँ पर वो भी मेजरमेंट करेंगे। तो कुल मिला के जो हमारा निकटस्थ तारा है सूर्य, उसके बाहरी वातावरण, कोरोना के अध्ययन और उसमें जो विशेषकर जो प्लाज्मा होता है, जो कि जिसको हम 4th स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, जो कि सॉलिड, लिक्विड या गैस से बिल्कुल अलग होता है, और उसको उत्पन्न करने के लिए ऐसे लाखों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो आदित्य L1 का मिशन यही उद्देश्य है। जी ठीक है, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें। सूर्ययान के उपकरणों पर बड़ी जानकारी है। ये 4 पेलोड सूरज पर नजर रखेंगे, 3 पेलोड L1 का अध्ययन करेंगे। तो ये 7 पेलोड्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। 4 पेलोड्स सूरज पर नजर रखेंगे, लगातार सूरज पर हो रही गतिविधियां, उसके टेम्परेचर में बदलाव, उसके सतह और उसका जो कोरोना है, जो
उसका एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी करेंगे और साथ ही जो 3 पेलोड हैं वो L1 के मूवमेंट के साथ स्टडी करेंगे। तो भारत के सूर्ययान आदित्य को सूरज और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, जहां से वो सूरज का अध्ययन करेगा, उससे जुड़ा अहम डेटा इकट्ठा कर धरती पर भेजेगा ताकि सूरज की संरचना को समझा जा सके। लेकिन सवाल है कैसे? दरअसल इसके लिए आदित्य सूर्य के कुछ खास हिस्सों का अध्ययन करने वाला है। इन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने वाले हैं कि वो अध्ययन कैसे होगा और किन किन चीजों का अध्ययन होने वाला है। तो सूर्य का अध्ययन करेगा L1, जी हां, सबसे पहले क्रोमोस्फीयर यानी कि बाहरी परत का अध्ययन करेगा, फिर फोटोस्फीयर अंदरूनी परत का अध्ययन करेगा, कोरोना जो सूर्य का वायुमंडल है उसकी स्टडी करेगा, और सौर हवाएं, सूर्य से बहने वाली जो हवाएं हैं, जो विंड्स हैं, उनका अध्ययन करेगा, और कोरोनल मास इजेक्शन, सतह पर होने वाले विस्फोट की भी स्टडी करेगा, अल्ट्रावायलेट किरणों की भी स्टडी करेगा आदित्य L1। तो इस तरह से अहम जानकारियां जुटाएगा। और यह बात याद रखने की जरूरत है कि यह पहली बार है कि भारत सूर्य के करीब जाकर इस तरह से स्टडी करेगा, क्योंकि अभी तक सूर्य के सतह की का जो अध्ययन है भारत में वो दूरबीन के जरिए ही होता था। पहली बार हम लॉन्चिंग के जरिए सूर्य के करीब जा रहे हैं और वहां से हम ये अध्ययन करेंगे। मिला मित्रा हमारे साथ है। मिला जी, आपने नासा के साथ काम किया, हमने ये जानकारी भी दी है हमारी टीम ने, लेकिन हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि हमारा जो ये मिशन है और नासा के अब तक के जो बहुत सारे मिशन सोलर मूवमेंट को लेकर, सूर्य को लेकर हुए हैं, उसमें क्या बड़ा फर्क आप देखती हैं? कितना अलग है, कितना महत्वपूर्ण है? सोलर मिशन काफ़ी सारे जा चुके हैं, सोहो, SDO और रिसेंटली पार्कर मिशन भी गया था नासा ESA से, और पार्कर मिशन भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। लेकिन ये सोलर मिशन जो है ये कुछ ही सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं सूर्य के बारे में। तो ये जो हमारा आदित्य L1 मिशन जाएगा ये स्टडीज़ को एक्सटेंड करेगा। तो ये आदित्य L1 मिशन का काफ़ी फोकस है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है कोरोना से जो क्रोमोस्फीयर है, एक तो वो हम हमारा पेलोड्स वो स्टडी करेंगे। एक पेलोड्स पे जो मेन पेलोड है वो स्पेसिफिकली वो उसका उद्देश्य है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, सूर्य से जो सोलर विंड्स आता है और जो सोलर फ्लेयर्स आता है वो पृथ्वी तक आता है और पृथ्वी के बाहर भी जाता है, तो हमारे पृथ्वी पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो इस बार हम ये जो इन सिटू पेलोड्स है वो सोलर फ्लेयर्स और सोलर विंड का जो पार्टिकल्स है, मैग्नेटिक फील्ड्स है, वो पढ़ेंगे, क्योंकि उससे हमारे इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे पावर ग्रिड में, हमारे सैटेलाइट्स पर, हमारे एस्ट्रोनॉट्स पर। बिल्कुल। तो ये इफेक्ट्स जानना बहुत जरूरी है, ये प्रभाव इनको समझना बहुत जरूरी है। आने वाले जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये जानकारी बड़े काम की है। हम लौटेंगे आपके पास और देखिए हमारे साथ इस वक्त शुभम भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं शुभम। जिस तरीके से शुभम पूरे देश में प्रार्थना हो रही है, दुआओं का दौर चल रहा है कि भारत का यह मिशन भी सफल हो, आप क्या दिखाना चाहेंगे, आप क्या बताना चाहेंगे मध्य प्रदेश से? देखिए बिल्कुल रवि, हमने चंद्रयान 3 के दौरान भी देखा था कि किस तरह से पूरे भारत में प्रार्थना का दौर चल रहा था, पूजा पाठ चल रहे थे। और फिलहाल ये तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं, मां वैष्णो धाम से, जहां पर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जा रहा है मंत्रोच्चार के साथ। और ये खास सिर्फ और सिर्फ इस मिशन की सफलता के लिए ही है। तिरंगा भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, लोगों ने हाथ में थामे हुए हैं, और प्रार्थना यहाँ पर यही है कि किसी भी तरह से ये मिशन पूरी तरह से सक्सेस हो। आपसे पंडित जी बात करते हैं, आप बताइए क्या खास आज इसी लिए, इस मिशन की सफलता के लिए ही ये रुद्राभिषेक हो रहा है? देखिए, आदित्य L1 जो कि सूर्य का परीक्षण करने जा रहा है, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर ये पूर्णतः सफल होगा। और कोई भी पूजन अनुष्ठान इसलिए किया जाता है कि कोई भी जो हम कार्य करने जा रहे हैं वो निर्विघ्न संपन्न हो। आज यहाँ संस्कृति बचाओ मंच और हमारे सभी साथी लोग मिलकर
भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जिस प्रकार आपने चंद्रयान की सफलता दिलाई, चंद्रयान के लिए भी हमने अनुष्ठान किया था और वही अनुष्ठान सफल हुआ था। आज हम सूर्य के परीक्षण के लिए जो आदित्य L1 जा रहा है उसकी सफलता के लिए अभिषेक। आप लोग से बात करते हैं, आप बताइए, पूरी उम्मीद है मिशन सक्सेस होगा? 100% होगा। भारत जो है हमारा पूरी दुनिया में डंका गाड़ रहा है और ये मिशन पूरी तरह सक्सेस की अनुभूति होती है इस तरह के एक के बाद एक इसरो के मिशन सक्सेस हो रहे हैं? बिल्कुल सक्सेस होगा मिशन हमारा। तो रवि, आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से रुद्राभिषेक फिलहाल यहाँ पर चल रहा है और ये तस्वीरें अंजलि हमने चंद्रयान 3 के मिशन के दौरान भी देखी थी कि लगातार 2 दिनों तक इसी तरह से रुद्राभिषेक चला बिल्कुल था। बिल्कुल देश भर में पूजा पाठ चल रहा है और प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है आदित्य L1 मिशन को लेकर के। देखिए, एक और बड़ी खबर, ये तय समय पर आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी क्योंकि स्थिति अनुकूल बताई जा रही है। लॉन्चिंग के लिए मौसम बिल्कुल साफ है, ये जानकारी इसरो की तरफ से मिली है और इसीलिए लॉन्चिंग तय समय के मुताबिक ही होगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इसरो जा रहे अंतरिक्ष विज्ञान मंत्री, इसरो सेंटर में रहेंगे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। लॉन्चिंग के वक्त वैज्ञानिकों के बीच मौजूद रहेंगे जितेंद्र सिंह। तो ये देखिए, नया डेवलपमेंट है, बड़ी जानकारी है जो हम आपको दे रहे हैं। मंत्री जितेंद्र सिंह उस दौरान इसरो के सेंटर में ही मौजूद रहेंगे जब आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। और आदित्य L1 पर स्टडी के लिए 7 पेलोड यानी कि उपकरण लगाए गए हैं। अब आपको इन उपकरणों के बारे में भी बताना जरूरी है। साथ ही ये उपकरण सूरज के किस हिस्से की जांच करेंगे वो भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। कौन सा उपकरण, पेलोड और क्या पता लगाएगा? सबसे पहले देखिए, कोरोना परत में ऊर्जा का पता वेलिक लगाएगा और बताया जा रहा है SUIT सूट जिसे कहा जा रहा है, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर परत की जांच करेगा। साथ ही सोलिक्स कम ऊर्जा सॉफ्ट एक्सरे वाली किरणें की स्टडी करेगा और हेल्वेनोस ज्यादा ऊर्जा यानी कि हार्ड एक्सरे वाली किरणों की स्टडी करेगा। उसी तरीके से एस्पेक्स है जो कि सौर हवाओं में मौजूद प्रोटॉन की स्टडी करेगा। एक और नाम दिया गया है PAPA, पापा, सौर हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करेगा और मैग जो कि मैग्नेटिक असर की स्टडी करेगा। हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर आलोक भी मौजूद है। आलोक जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा, देखिए हम लगातार हर डिटेल इंफॉर्मेशन इस पूरे मिशन के बारे में अपने दर्शकों को दे रहे हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे जरा चुनौतियों पर भी बात करें। 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करना और उसके बाद 125 दिन का ये पूरा सफर होगा। साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग होगा वो ये होगा कि इन 125 दिनों के दौरान लगातार आदित्य L1 के कांटेक्ट में रहना। ये सब कुछ कैसे संभव हो पाएगा, किस तरीके से आप इसके बारे में जानकारी देंगे? जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज हम बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं। जो हमारा आदित्य L1 मिशन है, इसमें हम L1 पॉइंट के पास जाके जो पोजीशन करेंगे तो सन को हम कॉन्स्टेंटली देख सकते हैं। बेसिकली L1 पॉइंट ऐसा हुआ जहाँ पर 2 बॉडी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बैलेंस करेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए छोटे ऑब्जेक्ट सैटेलाइट को, वो वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा फ्यूल कंजम्पशन वहाँ पर काफ़ी कम होगा। और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस तो हैं, कुछ मूविंग कंपोनेंट्स हैं तो स्पेस में कोलिजन हो सकता है, तो इसमें हम उस पर क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे। और इसमें जो ढेर सारे हमारे 7 पेलोड्स हैं वो हमें डिफरेंट जानकारी देंगे। जो 4 पेलोड हैं वो बेसिकली सोलर कोरोना हीटिंग एंड फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर के बारे में जानकारी देंगे। और इन सिटू हमारे पास जो है वो लोकल जो L1 पॉइंट के अबाउट इन्वायरमेंट है, वहाँ पर जो प्लाज्मा कैसा बिहेव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है उसका अध्ययन करेंगे। बेसिकली जो सन का मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों में इंटरेक्शन होता है और जो सोलर विंड है, सोलर फ्लेयर है, इसका इफेक्ट हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम पे, सैटेलाइट सिस्टम पे, सब पे होता है। तो इस पे क्लोज मॉनिटरिंग है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हम बिल्कुल हमें विश्वास है, पूरे देश को विश्वास है। और हम देखिए, हमारे स्टूडियो में इस वक्त यंग स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, हम उनसे हम बातचीत करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस पूरे मिशन को कैसे देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ तमाम इस वक्त स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो क्या सोचते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, ये मिशन भारत के लिए कितना जरूरी था? बहुत जरूरी है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा से हो जाए मिशन। अगर किसी को पूछना है, हमारे साथ साइंटिस्ट भी मौजूद हैं, अगर आप में से किसी के मन में सवाल है कुछ तो आप पूछ भी सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण मौका है। आप कुछ कहना चाहेंगे? चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद जो ये इस तरह वो सूरज पे जाने का जो फैसला है वो रॉकेट की तरफ से, ये बड़ी उपलब्धि मान है। आप क्या मानती हैं इसको? भारत ने बहुत कम समय में एक दूसरी छलांग लगाने की तैयारी की।
प्रेपरेशन पहले से थी हमारी, और आई थिंक जैसा हम सुनते आए हैं साइंटिस्ट से कि वी आर केपेबल टू डू दिस, एंड दिस इज़ अ वेरी बिग लीप फॉर इंडिया कि इसके पहले और देशों ने इस चीज़ को किया है और अब भारत भी इसमें शामिल है। भारत भी इसमें शामिल है। भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, भारत के लिए बड़ी उपलब्धि। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बड़ी उपलब्धि, हम बहुत गर्वित महसूस कर रहे हैं कि हम भारत देश में जन्मे हैं। तो हम चाहेंगे कि एक बार इस मिशन के लिए, वैज्ञानिकों के लिए एक बार हम सभी ताली बजाएं और इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। मनीष, मैं चाहूँगा ज़रा आप हमारे पास आएँ और देखिए लगातार हम ये चीज़ें बता रहे हैं दर्शकों को कि क्या क्या इसमें, इधर आ जाइए आप मेरे साथ, किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इसमें फ़ायदे होने वाले हैं। लेकिन मैं हम ग्राफिक्स भी दिखाएंगे, कुछ एलिमेंट्स भी रखेंगे दर्शकों के सामने और चाहेंगे कि आप ज़रा इसको समझाइए। जो पूरी ट्रैवलिंग है, पूरी यात्रा है, वो कैसे होगी। देखिए हमने एनिमेशन तो बनाई है, लेकिन समझाएं आप। देखिए जो आदित्य है, जो स्पेसक्राफ्ट है, उसके ऊपर एक बड़ा थ्रस्टर लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं LAM। तो और इसके ऊपर 8 छोटे छोटे थ्रस्टर्स लगे हुए हैं। तो ये जो आप ये मूवमेंट देख रहे हैं, तो ये वेल कैलकुलेटेड होता है। जब हम इस पॉइंट पे आते हैं, ये पॉइंट होता है पेरिजी, पास का पॉइंट, ये होता है अपोजी, दूर का पॉइंट। तो जब हम इस पास वाले पॉइंट पे आते हैं, तो वो जो छोटे छोटे थ्रस्टर्स हैं वो 22 न्यूटन का फोर्स जनरेट करते हैं। उनको फायर करेगा, इसरो जाएगा, कमांड इसरो से जाएगी, फायर होगा और ये कक्षा बढ़ेगी। फिर वापस जब यहाँ पहुंचेंगे, उनको फिर से फायर किया जाएगा, फिर कक्षा बढ़ेगी, फिर फायर किया जाएगा, अब यहाँ पे फिर फायरिंग होगी, कक्षा बढ़ी, और ये जब वापस घूम के आएगा तो अब ये ऐसी सिचुएशन में आ गया कि अब जब इसको फायर करेंगे तो ये निकल पड़ेगा सूरज की साइड, ये एल पॉइंट जिसकी हम बात। हाँ, तो ये यहाँ से जाएगा तो ये धरती के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाएगा। मतलब अब धरती की इस पे पकड़ ज्यादा नहीं बची। अब ये जा रहा है उस रास्ते, जिस रास्ते का चलता रहा तो सूरज पकड़ लेगा। हम उसको कहते हैं क्रूज फेज। हम वहां पहुंचेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर एक थ्रस्टर लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं LAM, लिक्विड अपोजी मोटर। जब ये उस पॉइंट पे पहुंचेगा जहां पर हमें पता है अब हम L1 पॉइंट के पास हैं और हमें उस हेलो ऑर्बिट में घूमना है, तो हम उस मोटर को फायर करेंगे। वो मोटर जब फायर होगी तो ग्रेजुअली इसकी स्पीड और इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा बदलेंगे और वो L1 पॉइंट के चारों तरफ घूमने लगेगा। अभी जो L1 पॉइंट है उसके चारों तरफ जब ये घूमेगा तो ये एक L1 पॉइंट का एक चक्कर काटेगा तकरीबन 178 डेज में। तो यहाँ से निकलने के बाद ये सीधे L1 पॉइंट पे नहीं जाएगा? नहीं, ये अपने एक रास्ते पे जाएगा। फिर मतलब ये ऐसा होगा, देखिए मैं बताऊं, यहाँ से जाएगा, यूं जा रहा होगा, फिर यहाँ पर एक ट्विस्ट मारेगा। राइट, वो जो ट्विस्ट है वो हम करवाएंगे, इससे ट्विस्ट मारेगा और फिर यूं घूम के L1 पॉइंट के चारों तरफ कैप्चर होगा। काफी देर से हम L1 पॉइंट की बात करें, एक बार जरा दर्शकों को, हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनको बताइए L1 पॉइंट है क्या, क्या वो पोजीशन होती है, वो जगह कौन सी होती है जहां पर इसको जाके। अभी हम जब धरती पे हैं, इस वक्त जब हम धरती पे हैं तो हम सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है उससे बचे हुए हैं। यानी सूरज का एटमॉस्फेयर जो है वो जो धरती का एटमॉस्फेयर है, जो सूरज से रोशनी आ रही है उसमें से कुछ पार्टिकल्स को वो रोक देता है। अगर आपने सुना हो, एक नॉर्दर्न लाइट्स का फिनोमेना होता है पोलर रीजन में अर्थ के, वहां पर है ना वो रंगीन आसमान दिखता है। वो ये बताता है कि सूरज से जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है, धरती का मैग्नेटिक फील्ड है, धरती एक चुंबक है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस चार्ज पार्टिकल को वहां इकट्ठा करती है, तो आसमान में रंग दिखते हैं। तो अगर मुझे सूरज को पढ़ना है तो दो चीजें तो धरती के एटमॉस्फेयर ने हटा दी, अल्ट्रावायलेट हटा दिया ओजोन ने, वो चार्ज पार्टिकल नीचे तक आने नहीं दे रहा हमारा एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं सूरज को पूरा कैसे पढ़ूंगा? तो डिसाइड हुआ था 2008 में कि धरती की निचली कक्षा में घुमाओ। मैं इसको बहुत सिंपल कहूं कि एक गुरुत्वाकर्षण सूरज का है, एक पृथ्वी का है। ये हमारा आदित्य L1 कहां होगा? क्योंकि दोनों का खिंचाव होगा दोनों। ये देखिए, तो वो पोजीशन कौन सी? मान लीजिए आप सूरज हैं और अगर मैं धरती, मेरा नाम रवि है तो रवि जी हैं, सूरज पर्यायवाची हुआ। तो ये अगर डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है, आप अपने बीच में, ठीक है, तो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जा रहे हैं। बस ये वो पॉइंट है। यहाँ पर सूरज का खिंचाव, क्योंकि सूरज जो है इसमें 13 लाख धरतियां आ सकती है। ठीक है, सूरज का जो मास है वो 3,30,000 धरतियों के मास के बराबर है। तो आपका खिंचाव तगड़ा है, मैं थोड़ा कमजोर हूं। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे धरती जो खींचेगी, सूरज जो खींचेगा, वो बैलेंस, आप कह रहे हैं कि वो बैलेंस पॉइंट होगा, दोनों के खिंचाव का एक बैलेंस पॉइंट होगा। लेकिन इसमें एक कैच है, सूरज खुद भी घूम रहा है, धरती सूरज के चारों तरफ घूम रही है और ये पूरा सिस्टम घूम रहा है। तो अब अगर हम अपन यूं खड़े हैं और मान लीजिए अपने कार में बैठे हैं और कार ने अगर टर्न मारा तो आप पे किधर झटका लगेगा? तो कार टर्न मारेगी यूं, तो हम इधर बाहर गिरेंगे। बिल्कुल, इसको कौन बैलेंस करेगा? तो ये जो L1 पॉइंट है, इस पे वो गुरुत्वाकर्षण जो बल है, ठीक है, बैलेंस हम आपसे और विस्तार से समझेंगे। L1 पॉइंट एक बैलेंस पॉइंट है, कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो